Okay. In this chapter we have been majorly just a quick reminder. Okay, previously we discussed relational versus non-relational databases, and it was like उसमें बहुत ही डिटेल में जाके थ्रू आउट द हिस्ट्री कैसे हम लोग डिफरेंट नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल से इवॉल्व करके इवेंचुअली अभी हम लोग we have two types of data which is relational and non-relational, and non-relational is document based data, and the relational one is the typical tables one which we have. ठीक है, और उसमें मेन थीम यही था कि a lot of things came on the non-relational side, but eventually relational databases have been the most reliable databases so far. ठीक है, now query languages for data. ठीक है, when traditional model was introduced, it included a new way of querying data. SQL is a declarative query language, whereas IMS and Codacel queried the database using imperative code. ठीक है, अब ये डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज और इम्पेरेटिव कोड क्या है ये हम देखते हैं। नीचे एग्जांपल में उसने बताया हुआ है कि if you have a list of numbers, list of animal species, you might write something like this to only return the sharks in the list। ठीक है, ये क्लासिक क्यूरी है कि अगर शार्क्स गेट करनी है तो हम सारे एनिमल्स को स्क्रॉल करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। फैमिली अगर शार्क्स है तो we will push that into the sharks array and we will return that। ठीक है, in the relational algebra you would instead write something sharks। ठीक है, this is something called omega, I guess, yeah, which is basically operator, where Greek operator sigma, actually this is a sigma, is the selection operator। ठीक है, returning only those animals that match the condition। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शार्प ये सिलेक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे मेन इसमें बेसिकली कंडीशन लगेगी, और ब्रैकेट्स में वो चीज़ है जिस पे कंडीशन ऐड होनी है। तो इवेंचुअली ये सारी इक्वेशन जो है सिर्फ वो वाले एनिमल्स रिटर्न करेगी जो कि इस कंडीशन को मैच करेंगे। ठीक है, तो एसक्यूएल की बेस यही है। When SQL is defined, it follows the structure in the relational algebra। अब ये relational algebra प्रॉपर मैथमेटिक्स की है, और यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग मतलब प्रीवियसली जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कहते हैं कि मैथ्स इज द बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इवेंचुअली आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी ना कंप्यूटर साइंस में, वो किसी ना किसी तरीके से मैथ्स के साथ कनेक्टेड होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये आप देख लें कि ये जो लूप है, ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, और लूप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवर्सिंग और लूपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम थ्रू आउट प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। इसी तरह से अब ये जो रिलेशनल अलजेब्रा है उसी से ड्राइव की गई है आपकी एसक्यूएल, और उसमें वो मतलब इस इक्वेशन से ये वाली क्यूरी डिफाइन हो गया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, और ये वो आपके पास कंडीशन आ गई हमारे पास। अब imperative language tells the computer to perform a certain operation in a certain order। You can imagine stepping through the code line by line, evaluating conditions, updating variables, and deciding whether to go around the loop one more time। ठीक है, in declarative query languages like SQL and relational algebra, you just specify the pattern of the data you want, what conditions the result must meet, and how you want the data to be transformed, but not how to achieve the goal। It is up to the database system query optimizer to decide which indexes, which joins, and which order to execute the various part। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये हमारे पास इम्पेरेटिव है। ठीक है, और ये हमारे पास डिक्लेरेटिव है। इम्पेरेटिव में ये है कि हर एक माइनर डिटेल का ख्याल हमने खुद ही रखना है कि कितनी दफ़ा हमने ट्रेवर्स करना है, कंडीशन क्या मैच होगी, मैच करने के बाद उसको कहाँ पे स्टोर करना है, फिर रिटर्न करेंगे वो सारी चीज़। ठीक है, लेकिन जबकि डिक्लेरेटिव में जो है ना, वी ऑल वी केयर अबाउट इज द कंडीशन, or what is the output or the like the transform the data output which we need।
ठीक है, वो सारी चीज़ें जो कि अभी यहाँ पे स्टार है, हम कह रहे हैं सब कुछ कर दें। डिफरेंट क्यूरीज में हम ग्रुप बाय कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ यही डिफाइन कर रही हैं कि डाटा जो रिटर्न होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो वो वाला सारा कंट्रोल हमारे पास होता है, लेकिन अंडर द हुड इसको कैसे परफॉर्म करना है वो डेटाबेस के इस क्यूरी ऑप्टिमाइजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, a declarative query language is attractive because it is typically more concise and easier to write with an imperative API. Okay? But more importantly, it also hides the implementation details of the database engine, which makes it possible for the database system to introduce performance improvements without requiring any changes to queries. ठीक है, तो ये वन ऑफ दी वो है कि अगर हम इसको हायर लेवल पर भी देखें ना, तो जो माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही है कि आपका सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन जब हो रही होती है तो उसमें ऑल वी केयर अबाउट दैट कि वी गिव द इनपुट, वी गेट द आउटपुट, वी डोंट केयर अबाउट द इंटरनल डिटेल्स। ठीक है, और उसका फायदा यही है कि जब वो आपकी इंटरनल डिटेल्स हाइड हो जाती हैं तो सर्विस बगैर मतलब कॉलर्स सर्विस को बताए इम्प्रूवमेंट्स अपने अंदर को कर रही है वो, और सेम यही चीज़ जो है ना डेटाबेस इंजन भी कर सकता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स वो करेगा क्यूरी की, लेकिन क्यूरी का सिंटेक्स वही रहेगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि imperative कोड जो हमने बताया है शुरू में, the list animal appears in a particular order. If the database wants to reclaim unused disk space behind the scenes, it might need to move record around, changing the order in which the animal appears. Can the database do that safely without breaking queries? ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि अगर मतलब इंटरनली कुछ डिटेल्स चेंज करनी हो हमें यहाँ पे, जिसमें लेट सपोज कि भाई अगर ट्रेवर्स करते हुए हम देखते हैं कि कोई डेटाबेस में एम्प्टी स्पेसेस हैं तो उनको मूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि क्या डेटाबेस सेफली ये कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग द क्यूरी। ठीक है, इसको मतलब यही सेम कोड रखते हुए अगर हमें मेमोरी मैनेजमेंट करनी है या फिर जो डिस्क मैनेजमेंट है वो करनी है, वो हो सकती है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा कि नहीं। The SQL example doesn't guarantee any particular ordering, so it doesn't mind if order changes. But if the query is written as imperative code, the database can never be sure whether the code is relying on the order or not. The fact that SQL is more limited in functionality gives the database much more room for automatic optimization. ठीक है, तो ये वही बात है कि भाई जो लिमिटेशन है वो इवेंचुअली मतलब एक पावर भी बन जाती है, क्योंकि वो काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो कर सकते हैं। Declarative language often lend themselves to parallel execution. Today CPUs are getting faster by adding more cores, not by running at significantly higher clock speeds than before. Imperative code is very hard to parallelize across multiple cores and multiple machines because its specific instructions that must be performed in particular order. Declarative languages have better chances of getting faster and parallel execution because they specify only pattern of the results, not the algorithm that they use. Database is free to use a parallel implementation of the query language if prioritized. ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब अब जैसे कि आजकल जो सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा सीपीयूज के साथ आ रहे हैं, मोर कोड्स हैं उसमें। ठीक है, और क्लॉक स्पीड्स भी जो है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा है। अगर हम इम्पेरेटिव लैंग्वेज में देखें तो उसमें हमारे पास जो है ना वो इतना ज्यादा कंट्रोल कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि फिर विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हिसाब है कि अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करेंगे और मल्टीपल जो है वो चीज़ों को पैरेलली रन कर रहे होंगे तो फिर उनकी मेमोरी मैनेजमेंट वो कोई डेडलॉक में ना चले जाएं। ठीक है, उसके बाद जो गार्बेज कलेक्शन है वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल, गार्बेज कलेक्शन तो नहीं कहेंगे लेकिन मतलब जो नल पॉइंट रेफरेंसेस होते हैं और वो सारी जो हम लोग डिटेल्स पढ़ते होते हैं C++ क्लासिक स्टफ। ठीक है, तो वो सारी फिर जो है वो उस कोड में आ जाएंगे जो कि आपको हर दफ़ा जब क्यूरी लिख रहे हैं तो वो करनी पड़ेगी। जबकि जो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है उस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम ये बताते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए और इस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो बाकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डेटाबेस पे डिपेंड करती है कि हाउ डज इट टेक, वो इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन में पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करता है या नहीं यूज़ करता, जो भी है इट्स अप टू द डेटाबेस क्यूरी। ठीक है, अब वेब में अच्छा ये बड़ा ना हाई लेवल हम इसको देखेंगे क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा डिटेल्स है नहीं। ठीक है, डिक्लेरेटिव क्यूरीज ऑन वेब। ठीक है, वो उसके उसमें वो CSS के एग्जांपल देगा। ठीक है, CSS और XSL की। ठीक है, तो
जो CSS है ना वो भी टेक्निकली डिक्लेरेटिव बन जाती है, क्योंकि हम उसमें यही कहते हैं कि भाई ये देखें li डॉट सिलेक्टेड, ठीक है, पैराग्राफ, उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो आप ये कर दें। ठीक है, अब ये आसान है। ठीक है, डिक्लेयर्स द पैटर्न ऑफ द एलिमेंट टू विच वी वांट टू अप्लाई द ब्लू स्टाइल। ठीक है। और हम उसको ज़्यादा डिटेल, मतलब हम सिर्फ ये बताते हैं कि भाई ये चीज़ है, मुझे इस पे ये काम चाहिए। ठीक है, अब ये CSS पे है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका मतलब ये देखें ना, डॉम के साथ करना हो तो इसका इम्पेरेटिव स्टाइल ये होगा। ठीक है, वही काम करने का, कि आप पहले वो फाइंड करें सिलेक्टेड, फिर आप लूप थ्रू करें, बेसिकली सारा मैनुअल ट्रेवर्सल है। लेकिन इसमें जो है वो सारी की सारी CSS पे हमने डाल दिया हुआ है। तो यही वो हाई लेवल में इसमें बता रहा है कि इम्पेरेटिव यहाँ पे एक्सेल एक्सेस सेल की भी डेफिनेशन दे रहा है, लेकिन स्टिल इट्स द सेम हाई लेवल आइडिया. Point he wants to make is that we get the idea that declarative queries versus imperative queries में क्या डिफरेंस है. Okay, again, uh, yeah. Uh, Similarly, in databases, declarative query languages like SQL turned out to be much better than imperative query languages. ठीक है, query APIs. तो वही वो उसने पॉइंट अपना जो है ना वो कंफर्म किया. अब हम मैप रिड्यूस क्यूरिंग की बात कर रहे हैं. अब मैप रिड्यूस जो है ना वो टेक्निकली आप लोगों ने देखा होगा, ये एक टर्म है जो कि मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलती है. लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जो इसको जो है ना वो पढ़ना बहुत, मतलब हाई लेवल पे ये एक कॉन्सेप्ट है. इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस अपने तरीक़ाकार से इम्प्लीमेंट करती हैं, इवन के डिफरेंट ओवरहैम्स भी करते हैं. ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि भाई वो ये बताने लगा कि मैप रिड्यूस किस तरह से क्यूरिंग में यूज़ होता है. ठीक है. A programming model for processing large amount of data in bulk across many machines popularized by Google. A limited form of MapReduce is supported by NoSQL data stores like MongoDB and CouchDB as a mechanism of performing read-only queries across many documents. ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे. MapReduce in general is described in more detail आगे आएगा. ये briefly discuss MongoDB's usage of the model is neither declarative query language nor fully imperative query API, but somewhere in between. ठीक है, अब ये बता रहा है कि MapReduce जो है ना वो टेक्निकली इन बिटवीन जो है ना वो एक चीज है. या सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, sorry guys, there's a noise on the background. uh, just give me a second, I will be back. सॉरी. ओके. तो मैप रेड्यूस वो कह रहे हैं कि ना इधर ये डिक्लेरेटिव है ना ही ये इम्पेरेटिव है, ये दरमियान में है. अब हम देखेंगे कि वो कैसे है. Which is the logic of the query is expressed with snippets of code which are called repeatedly by the processing framework. It is based on the map, also known as collect, and then reduce. ठीक है, also known as fold or inject. ठीक है, functions that exist in many functional programming language. अब ये जावास्क्रिप्ट वाला, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब मैप रिड्यूस क्या करता है. मैप मतलब वो सारा अरे पे अगर हम यूज़ करते हैं या किसी भी आइटरेटर पे यूज़ करते हैं तो वो उसको ट्रेवर्स कर लेता है, और उसमें अब हमारे पास ये होता है कि वो हर एक एलिमेंट पे चलेगा जो भी हमने कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड किया होगा. और रिड्यूस में भी सेम है कि वही कॉल बैक फंक्शन जो हमने प्रोवाइड किया हुआ वो हर एक एलिमेंट पे चलेगा, लेकिन हमें एक रिड्यूस्ड जो इनपुट है ना, जो आउटपुट है वो दे देगा. हम स्टार्ट में उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं, जिसकी क्लासिक एग्जांपल वो सम वाली है. ठीक है. तो ये मतलब जो सेम थीम है ना वो बेसिकली मैप रिड्यूस की एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में. आप वो वाली लैंग्वेज बताएगा कि भाई क्यूरीज में किस तरह से है. इमेजिन यू आर मरीन बायोलॉजिस्ट एंड यू आर एन ऑब्जर्वेशन टू रिकॉर्ड observation record to your database every time you see an animal in the ocean. Now you want to generate a report saying how many sharks you have sighted per month. ठीक है. तो अब वो क्या कर रहा है कि भाई ये क्यूरी है बेसिकली
ऑब्जर्वेशंस में से शार्क्स निकालने की, और वो पर मंथ के हिसाब से हमने ग्रुप करनी है टेक्निकली। ठीक है। तो ये क्यूरी है कि भाई हम डेट रन करेंगे, ये वाला फंक्शन जो है वो जो ऑब्जर्वेशन टाइम स्टैम्प है उसके अंदर से मंथ निकाल देगा हमें। ठीक है। उसको एज ऑब्जर्वेशन मंथ हम शो करेंगे। ठीक है। और ये जो सम का एग्रीगेटर है वो एनिमल नंबर को, ठीक है, सम करेगा और एज अ टोटल एनिमल जो है ना वो शो कर देगा। ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन वाले टेबल में से है जहाँ पे फैमिली की कंडीशन ये है और ग्रुप बाय हमने ऑब्जर्वेशन मंथ कर दी है। ठीक है। अब ऐसे होगा क्या, द डेट रैंक वही उसमें बता दिया, द क्यूरी फर्स्ट फिल्टर्स द ऑब्जर्वेशन टू ओनली शो स्पीशीज इन द शार्क फैमिली, पहले ये फिल्टर चलेगा। ठीक है। देन ग्रुप द ऑब्जर्वेशन बाय द कैलेंडर मंथ इन विच दे अकर्ड, and finally adds up the number of animals seen in all the observation in the month। ठीक है। और एंड पे फिर वो उनको जो है ना वो सम कर देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे द सेम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोंगोडीबी। अभी मोंगोडीबी का वो बता रहा है, ये मेरा ख्याल है डायरेक्ट मोंगो में है या मोंगूस में है। ठीक है। लेकिन स्टिल बेसिकली ये क्यूरी है जो कि यही काम जो यहाँ एसक्यूएल में हो रहा है वो मोंगो में हो रहा है कि भाई मैप रिड्यूस का फंक्शन है, ये दो फंक्शन लेगा, एक मैप का और एक रिड्यूस का। ठीक है। और साथ जो है ना वो हम कंडीशंस बताएंगे। तो कंडीशंस में मतलब मैप के फंक्शन में ईयर और मंथ निकालना। ठीक है। और हम ऐड कर देंगे मंथ को। उसके बाद हमने रिड्यूस किया क्या है उसमें से सम कर लिया वैल्यूज का, और वो वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ एनिमल्स है। ठीक है। क्यूरी में हमने फैमिली शार्क्स डिफाइन कर दिया और ये मंथली शार्क रिपोर्ट के नाम से आउट होगी। ठीक है। दिस फिल्टर टू द फिल्टर कंसीडर ओनली शार्क स्पीशीज can be specified declaratively. This is MongoDB specific extension to MapReduce. JavaScript function map is called once for every document that matches the query with this set to the document object। ठीक है। The map function emits a key, ठीक है, a string consisting of year and month such as this, and value the number of animals in that observation। ठीक है। The key value pairs emitted by map are grouped by key। ठीक है। फॉर ऑल की वैल्यू पेयर्स विद द सेम की द रिड्यूस फंक्शन इज कॉल्ड वंस, और वो उसको जो है ना वो ऐड कर देगा। ठीक है। द फाइनल आउटपुट इज मंथली शार्क रिपोर्ट, जो कि उसने नीचे बता दी है कि भी ऑब्जर्वेशन टाइम स्टैम्प बताएगा, फैमिली शार्क है। व्हाट अबाउट नाउ? ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन टाइम स्टैम्प बताएगा। ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास फैमिली आ गई, स्पीशीज आ गई और नंबर ऑफ एनिमल्स आ गए उस मंथ के। ठीक है। तो ये दोनों क्यूरीज टेक्निकली काम सेम ही कर रही हैं, मैप रिड्यूस का ही मतलब कॉन्सेप्ट है इनके पीछे, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट डेटाबेस में थोड़ा सा डिफरेंस है उसको इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है। अब वो उसमें बात ये कर रहा है कि द मैप फंक्शन वुड बी कॉल्ड वंस फॉर ईच डॉक्यूमेंट रिजल्टिंग इन एमिट, सब्सिक्वेंटली द रिड्यूस फंक्शन वुड कॉल्ड विद रिड्यूस। ठीक है। मतलब ये देखो कि पहले वो हर डॉक्यूमेंट के लिए कॉल होगा। ठीक है। और उसके बाद जो रिड्यूस फंक्शन है ना उसमें ग्रुप बाय मंथ की मतलब लेट्स सपोज ये दिसंबर 1995 की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो एज एन एरे जाएंगी। ठीक है। और इवेंचुअली फिर वो उनको सम कर देगा। ठीक है। वो जो सम वाला फंक्शन है। ठीक है। तो वो वही चीज़ इसमें बता रहा है। ये एग्रीगेट फंक्शंस जो है, अगर आपने एग्रीगेट पाइपलाइन पढ़ी हुई है तो ये मैप फंक्शंस की ही, मैप रिड्यूस की भी ही एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म है। ठीक है। जो कि आपको मिलती है मोंगोडीबी में, लेकिन अंडर द हुड ये भी एग्जैक्टली वही काम कर रही है। ठीक है। तो ये है हाई लेवल आइडिया। ठीक है। ये क्लियर है सबको? मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट जो ओवरऑल है। ठीक है। ऑल गुड? यस? नो? ओके। मैसेजेस मुझे क्यों नहीं शो हो रहे? ठीक है। ठीक है। अच्छा। अब आ गए जी ग्राफ लाइक डाटा मॉडल्स। ठीक है। हमने पहले देखा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन
different data models. If your application has mostly one-to-many relationships, tree structured, or no relationship between records, the document model is appropriate. ठीक है. But if many-to-many relationships are very common in your data, the relational model can handle simple cases for many-to-many relationships. But as the connections with your data become more complex, it becomes more natural to start modeling as your data as your graph. ठीक है. अब यहाँ पे जो है ना वो ग्राफ डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट जो है ना इंट्रोड्यूस होगा. अगर आपने पहले ग्राफ डेटाबेसेस को नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि हम लोग जनरली नहीं को रिलेशनल नॉन रिलेशनल देखते हैं, टेबल एंड डॉक्यूमेंट वाला. ठीक है. तो अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी करेगा. तो मैंने भी मतलब मुझे आइडिया था कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था. तो ये इस बुक में जो है ना वो हाई लेवल आइडिया दे देगा. जनरल जो थीम है, जो डेटा स्ट्रक्चर है ग्राफ वाला, ठीक है, वो तो आपने किया ही होगा. तो वो उसके साथ ही मैच करता है, विच इज अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, वही वर्टिसेस एंड एजेस. ठीक है. उसको नोड्स भी कह सकते हैं, एंटिटीज भी कह सकते हैं. Many kinds of data can be modeled as graph. Typically examples are social graphs. ठीक है. वर्टिसेस जो हैं वो लोग हैं, और एजेस जो हैं वो विच पीपल नो ईच अदर. ठीक है. फेसबुक जो है वो इंटरनली ग्राफ डेटाबेस यूज करता है टू हैव दिस आइडिया कि भाई वो जो कनेक्शंस वाला सीन है ना, कि कौन किसके साथ कनेक्ट है, कौन किसको फॉलो कर रहा है. अब अगर लिंक्डइन की देखे ना, तो लिंक्डइन का जो फॉलो वाला फीचर है वो डबल एज्ड वो होगा ग्राफ. ठीक है. क्योंकि जो कनेक्शन है वो तो सिंगल एज्ड हो सकता है. मतलब कनेक्शन का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. लेकिन जो फॉलो है वो ऐसे हो सकता है कि मैंने उसको फॉलो किया है, वो मुझे फॉलो बैक ना कर रहा हो, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है. ठीक है. तो इंस्टाग्राम पे फॉलो है ईच अदर वाला, और लिंक्डइन और फेसबुक पे जो है ना वो आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है. मेरा ख्याल है अभी फॉलो भी पेजेस के लिए आ गया, लेकिन हम यूजर्स के लिए अज्यूम करते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है. और लिंक्डइन पे दोनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. तो वो बेसिकली सिंगल एज्ड और डबल एज्ड ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हैं, जो कि अभी वो आगे बताएगा. लेकिन हाई लेवल आइडिया यही है कि मेरी अगर प्रोफाइल है ना, तो वो एक मिडल में होगी. ठीक है. तो मेरी प्रोफाइल काफ़ी सारे यूजर्स के साथ कनेक्टेड होगी जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, और फिर कुछ एरोज मेरी प्रोफाइल की तरफ आ रहे होंगे जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है. ठीक है. और अगर हमने दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है तो वो सेम जो है ना वो प्रोफाइल के साथ डबल एज हमें ग्राफ मिल जाएगा. दूसरी एग्जांपल इसमें वेब ग्राफ की है, जो कि आपके पास है अ, ये वाला. vertices are web pages and edges indicates the HTML links to the other pages. ठीक है. ये ऐसे ही है कि अगर एक पेज के अंदर किसी दूसरे पेज का लिंक है, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक है. ठीक है. तो वो वेब पेजेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड है. ठीक है. तीसरी रोड रेल और रेल नेटवर्क की है. वर्टिसेस आर जंक्शंस एंड एजेस रिप्रेजेंट्स द रोड्स और रेलवेज रेलवे लाइंस बिटवीन देम. ये क्लासिक वही एग्जांपल है जो हम लोग ग्राफ में भी पढ़ते हैं. ठीक है. नेटवर्क की भी, कि भाई आपके पास रोड्स और जो स्टेशंस हैं, या फिर आप इसको जो चौक हैं उनको भी कह सकते हैं. आई मीन द राउंड अबाउट्स और द सिग्नल्स और वट. ठीक है. तो well-known algorithms can operate on these graphs. For example, car navigation systems search for the shortest path between two points. Shortest path आ गया. इसमें अब आपने algorithms को तो काफ़ी देखे होंगे, जो कि Dijkstra है और दूसरे जितने ग्राफ के algorithm है वो सारे implement हो जाते हैं. ठीक है. In a road network, and page rank can be used on the web graph to determine the popularity of the page as its ranking in such results. In the example just given, all the vertices in the graph represent the same kind of thing. ठीक है. ये मेक श्योर करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई अभी के लिए जो हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं उसमें सारे के सारे वर्टिसेस उसमें मतलब सेम मतलब चीज़ें. ठीक है. तो graphs are not limited to homogeneous data. An equal powerful use of graph is to provide a consistent way of storing completely different types of object as well. ठीक है कि भाई डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं. अब जैसे फेसबुक मेंटेन सिंगल ग्राफ with many type of vertices and edges. Vertices represent people, location, events, check-ins, comments made by users. Edges indicate which people are friends with each other.
which check-in happened in which location, which comment on which post, who attended which event and so on. सो बेसिकली वो ये बता रहा है कि आप इसको वो रेडिट का अगर रेडिट के थ्रेड्स देखें ना, तो उसमें भी वो कनेक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और ठीक है उसमें तो वो विजुअली भी शो कर रहा होता है। ठीक है, तो वो टेक्निकली वो ग्राफ ही होता है अंडर द हुड। ठीक है। अब ऑब्वियसली वो ग्राफ डेटाबेस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये एक अलग डिबेट है, लेकिन बेसिकली ग्राफ डेटाबेस के लिए मतलब यूज किया जा सकता है। और ये फेसबुक की एग्जांपल जो है ना, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है, जिसमें सिर्फ फ्रेंड्स या कनेक्शंस नहीं, उससे आगे भी एक स्टेप का मामला है। ठीक है, तो ये सीन है। अब हम वो कह रहे हैं कि इस एग्जांपल में देखेंगे, इट कुड बी टेकन फ्रॉम अ सोशल नेटवर्क और जीनियोलॉजिकल डेटाबेस। ये क्या चीज़ है, इसको हम क्विकली चेक कर लेते हैं, विच इज, लेट मी डू अ क्विक रिसर्च। ठीक है, ये भी नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, genealogical database are comprehensive repositories of record used to trace families ranging from government। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये नादरा टाइप, फैमिली ट्री, एंसेस्टर्स, हेरिटेज, फाइंड माय पोस्ट, वो वाला सर्च। ठीक है, ये वो है। अच्छा, वो कह रहा है कि इट कुड बी टेकन फ्रॉम द सोशल नेटवर्क और genealogical database। इट शोज टू पीपल्स, लूसी फ्रॉम इडाहो एंड एलिन फ्रॉम म्यूने, फ्रांस, whatever the name is, they are married and living in London। क्या बात है, दोनों की शादी होगी और वो लंदन में रह रहे हैं। तो इनका जो है वो ग्राफ किस तरह से बनेगा, ठीक है, ये उसने वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, टाइप क्या है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कौन सा है, कंट्री कौन सी है, उसकी स्टेट कौन सी है, और वो कहाँ पे पैदा हुआ है, अभी कहाँ पे रह रहा है, ये लंदन आ गया। ठीक है, इसी तरह वो उसकी वाइफ का है। ठीक है, वो कहाँ पे पैदा हुई और वो भी कहाँ पे रह रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है। प्रॉपर्टी ग्राफ्स, इन प्रॉपर्टी ग्राफ्स मॉडल, each vertex consists of a unique identifier, a set of outgoing edges, a set of incoming edges, a collection of properties। ठीक है। अब ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लाइक क्यूरीज और उस सेंस में बताएगा कि प्रॉपर्टी ग्राफ क्या है। ठीक है, ये मतलब ये एक स्टेप आगे की चीज़ है, जो कि वही मैंने डबल एज ग्राफ जैसे भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि भाई आपके पास आउटगोइंग एजेस हैं, इनकमिंग एजेस हैं, और कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज भी है जो कि की वैल्यू पेयर्स हैं। एच कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक आइडेंटिफायर, हर एच का भी यूनिक आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, वर्टेक्स का भी यूनिक आइडेंटिफायर और एच का भी यूनिक आइडेंटिफायर। और वर्टेक्स जो है वो द वर्टेक्स एट विच द एच स्टार्ट्स, द टेल वर्टेक्स, एंड द वर्टेक्स एट विच द एज एंड्स। ठीक है, कि भाई वो मतलब ये बताएगा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। आर एबल टू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्टिसेस, अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें भी की वैल्यू पेयर्स है। ठीक है, अब वो नीचे बताएगा कि इससे क्या मुराद है। अच्छा, you can think of a graph store as consisting of two relational tables, one of vertices and one for edges। ठीक है। अब वो बेसिकली ग्राफ स्टोर को दो रिलेशनल टेबल्स की तरह मैप कर रहा है। ठीक है, दिस स्कीमा यूजेस द पोस्टग्रेस एसक्यूएल जेसन टाइप स्टोर to store the properties of each vertex or edge. The head and tail vertex are stored for each edge. If you want to set if you want the set of incoming and outgoing edges for the vertex, you can query the edges table by head vertex और tail vertex respectively। ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि हमने एक टेबल बना लिया वर्टिसेस का। ठीक है, उसमें हमने वर्टेक्स की आईडी रख दी और उसकी प्रॉपर्टीज रख दी। एक टेबल बना लिया एजेस का, जिसमें एज आईडी है, टेल वर्टेक्स है, मतलब टेल वर्टेक्स से मुराद ये है कि आ, इससे कौन सी निकल रही है वर्टेक्स, और इसमें हेड वर्टेक्स का हम इस तरह से ले लें कि भाई इसमें कौन सी वर्टेक्स आके कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इट इज, या फिर ऑपोजिट भी कर सकते हैं, लाइक इसकी एग्जांपल वही है, मैंने किसको फॉलो किया हुआ है, मुझे किसने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, वो एरोज, लेट सपोज मेरी एक एंटिटी है तो उसमें से दूसरी साइड पे जा रहे होंगे। ठीक है, अब उसने इंडेक्स क्रिएट कर दिया टेल पे भी और हेड पे भी। ठीक है,
Some important aspects of this model are any vertex can have an edge connecting to the other vertex. There is no schema that restricts which kind of things can or cannot be associated. ठीक है. Given any vertex, you can efficiently find both its incoming and outgoing edges. Thus, traverse the graph, follow a path through a chain of vertices, both forward and backward. That's why example 202 has indexes on the both tail vertex and head vertex. पीछे उसने कौन सी एग्जांपल बताई है 202 वाली? 202 202 कहीं आगे तो नहीं आनी? ओके, ये वाली नहीं है, 204 है. ये वाली शायद. हम्म. ये बेसिकली यहाँ पे एरो नहीं है, तो ये दोनों साइड पे कनेक्टेड है. ठीक है. व्हाट वाज द पेज नंबर? अच्छा. By using different labels, for example, by using different labels for different kind of relationships, you can store several different kind of information in a single graph while still maintaining a clean data model. ठीक है. तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हम रिलेशनल डेटाबेस को यूज करते हुए ही हम लोग मतलब टेबल्स के फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन जो ग्राफ डेटाबेस है उसको फॉर्म कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअल में ग्राफ डेटाबेसेस आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्यूरीज फॉर द एजेस एंड वर्टिसेस, जो कि वो आगे बताएगा वो कैसे ऑप्टिमाइज्ड है. Those features give graph a great deal of flexibility for data modeling as illustrated. The figure shows a few things that would be difficult to express in a relational schema, such as different kind of regional structure in different countries. ठीक है. And quirks of history such as country within a country. ठीक है. और और क्या है? And varying granularity of data. ठीक है. Lucy's current residence is specified as a city, whereas her place of birth is specified only at the level of state. ठीक है. तो बेसिकली वो कह रहा है कि इस क्योंकि जो रिलेशनल डेटाबेस है ना, उसमें हमें थीम सेम चाहिए होता है, मतलब जो स्कीमा होता है वो प्री डिफाइंड होता है और वो सबके लिए सेम हो सकता है, सबके लिए सेम ही होना चाहिए. ठीक है. लेकिन ग्राफ डेटाबेस में जो है वो आपको एक तो वो जो उनका आपस में रिलेशन है वो भी मिल जाता है. दूसरा ये है कि स्कीमा में आप जो है ना वो इस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई एक जो बंदा है वो किसी के सिटी के साथ और स्टेट के साथ कनेक्टेड हो सकता है, दूसरा बंदा सिर्फ किसी कंट्री के साथ कनेक्टेड हो सकता है, डिपेंड्स. ठीक है. तो वही एग्जांपल उसने यहाँ पे भी दी है. यू कुड इमेजिन extending the graph to also include many other facts about Lucy and other people. For instance, you could use it to indicate any food allergies. ठीक है. Link the allergens with the vertices. ठीक है. Then you can write a query to find a safe to find out what is safe for each person to eat. ठीक है. वही बात है कि भाई इसमें मतलब बंदा आ गया उसके साथ जितने मर्जी डॉट्स कनेक्ट करते जाएं, उसको क्या पसंद है खाने में, उसके मजीद कौन से दोस्त हैं, वो कहाँ से पढ़ा हुआ है. ठीक है. उसके अलावा आप और क्या कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी गाड़ी है उसके पास, प्रॉपर्टीज कौन से किस नाम पे, तो सारी चीज़ें इवेंचुअली उसकी जो है ना उसमें कनेक्ट हो सकती हैं. और जो क्यूरीज हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है वो इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड हैं कि अगर लेट सपोज मैंने वो निकालना हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के जितने भी लोग हैं वो सारे मुझे दे दे. ठीक है. तो अब होगा क्या कि ये बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से भी तो एक वर्टेक्स इसकी तरफ आ रहा होगा ना. ठीक है. तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पे जाऊंगा और अब मैं देखूंगा कि भाई कौन कौन से वर्टिसेस जो हैं वो एजेस, बेसिकली कौन कौन से एजेस जो हैं वो एरोस आप उसको कह लें कि वो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से कितने एरोस निकल के किन किन बंदों के पास जा रहे हैं, और मैं उनको जाकर जो है ना वो ट्रेस आउट कर लूंगा कि भाई हाँ ये बस सारे लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से पढ़े हुए हैं. ठीक है.
तो वो चीज़ बता रहा। अब साइफर क्यूरी लैंग्वेज, ये एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है कि भाई है ये भी डिक्लेरेटिव ही, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ्स के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, अब वो बताएगा कि वो कैसे यूज़ होती है। नियो फोर जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर एक ग्राफ डेटाबेस है। ठीक है, जो ये साइफर क्यूरी लैंग्वेज है ये इसके लिए ही बनी थी। इट इज़ नेम्ड आफ्टर कैरेक्टर इन द मूवी द मैट्रिक्स, अगर किसी ने देखी है तो। ठीक है, और इस साइफर का मतलब क्रिप्टोग्राफी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, द रेस्ट ऑफ द graph can be added similarly and is omitted from reliability. For readability, each vertex is given a symbol name like USA or Idaho, and other parts of the query can use those names to create edges between the vertices. Using an arrow notation, ठीक है, within creates a edge between edge labeled within with Idaho and the tail node। ठीक है, अब वो ये बता रहा है, यहाँ पे ये देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्रिएट की एक क्यूरी है, उसमें क्या कर रहा है कि भाई लोकेशन क्रिएट की है, ठीक है, और उसमें ये की वैल्यू पेयर्स दे दी है। उसके बाद ये भी लोकेशन है, की वैल्यू पेयर्स हैं, ये भी लोकेशन है, बस में नाम है, और ये लूसी जो है वो पर्सन है। ठीक है, अब अब जो है ना ये उनके रिलेशनशिप्स बना रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, इदाहू विद इन यूएसए। ठीक है, तो इदाहू का जो उसने बनाया है ना रिलेशन, वो यूएसए के साथ कनेक्ट कर दिया उसको, और उसमें जो मतलब मिडिल में है कि विद इन है वो यूएसए में है। ठीक है, और यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, अब उसके बाद उसने लूसी वो कहाँ पे बॉर्न है, इदाहू में। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक वो बन गया कि भाई लूसी कहाँ पे पैदा हुई, और अब मैंने उससे आगे देखना है कि भाई वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है या कौन सी कंट्री में आता है। तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से ऐसे ट्रेवर्स करते हुए जा सकता हूँ। और उसके ऑपोजिट भी अगर मैंने देखना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, तो वो भी मैं ऐसे वर्ड मतलब करके ना देख सकता हूँ, अगर ये डबल एज्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो क्यूरी लैंग्वेज है जो कि आपके ग्राफ डाटाबेसिस के लिए यूज होती है। When all the vertices and edges are added to the database, we can start asking interesting questions. For example, find the name of all the people who immigrated from north from the United States to Europe। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, हम इससे आगे वो भी निकाल सकते हैं। उसकी क्या क्वेरी होगी कि भाई अब हमने बताना है कितने ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेट करके हैं यूएस से यूरोप। ठीक है, और उसकी क्वेरी क्या होगी कि भाई फाइंड ऑल दी वर्टिसेस दैट हैव बॉर्न इन, जो उनका बॉर्न इन वाला एच है। ठीक है, उसकी लोकेशन बेसिकली कंट्री यूएस होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो लिविंग इन वाला एच है उसकी लोकेशन यूरोप होनी चाहिए। ठीक है, एंड रिटर्न द नेम प्रॉपर्टी। अब ये टेक्निकली वो क्या चीज़ है कि भाई हमने एक ग्राफ बना ली है, अब उसको ट्रेवर्स करना इस क्यूरी लैंग्वेज के साथ बड़ा आसान है। ठीक है, और वो अभी यहाँ पे बताएगा भी। ठीक है, shows how to match the how to express that query in cipher. The same arrow notation is used in a match clause to find the patterns in graph। ठीक है, तो वो कैसे है कि भाई मैच, ठीक है, अब ये पर्सन कह रहा है वो ढूंढ के दो जो कि पैदा हुआ था विद इन यूएस लोकेशन। ठीक है, नेम उसने यूनाइटेड स्टेट दे दिया, ईयू लोकेशन नेम यूरोप दे दिया, और ये ऑब्वियसली ये जो एरो नोटेशन नोटेशन है ये उसके साथ कनेक्शन है। अब ये विद इन के आगे जो स्टार जीरो है ये उसने नीचे कहीं पे बताया होगा, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जितने भी पेरेंट आपने ट्रेवर्स करने हो वो कर लो। ठीक है, मतलब हो सकता है कि किसी यूरोप के अंदर स्टेट्स ना हो, या मतलब किसी यूरोप में डायरेक्टली स्टेट ना हो, या फिर जैसे हमारे यहाँ आ जाता है। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ इसकी मैं, कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, अब वैसे तो हमें हर एक वो मिल जाएगा, वो जो आपको जिला मिलता है, और उससे ऊपर क्या होता है आपके पास, वही जब पाकिस्तान स्टेटिंग में पढ़ा था भूल गया हूँ सारी। लेकिन जिला मिलेगा, उससे आगे क्या नाम है आपको शहर मिल जाएगा, और उसके आगे प्रोविंस मिल जाएगा, उससे आगे प्रोविंस मिल जाएगा, और फिर कंट्री मिल जाएगी। ठीक है,
अब लेट सपोज किसी ने ज़िला अपना ऐड नहीं किया, उसने सिटी ऐड की है और प्रोविंस ऐड किया और कंट्री ऐड की है, किसी ने डायरेक्ट सिटी ऐड कर दी है, ठीक है। तो मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन ही, तो उस केस में क्या है कि हमने उसने ये बताया कि आपने मतलब पेरेंट्स को ट्रेवर्स करते रहना है जब तक आपको कंट्री जो है वो लोकेशन जो है वो यूएस में मिलती, ठीक है। और वो एच कौन सा, बॉर्न इन वाला और लिव्स इन वाला जो है वो यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के साथ मैच करना चाहिए। और जितने भी ये वाले बंदे हैं उनको रिटर्न कर दो, ठीक है। अब उसमें वही बता रहे हैं, पर्सन हैज एन आउटगोइंग बॉर्न एंड एच, ठीक है। फ्रॉम द वर्टेक्स यू कैन फॉलो अ चेन ऑफ आउटगोइंग विद इन एचेस अंटिल इवेंचुअली यू रीच अ वर्टेक्स ऑफ टाइप लोकेशन, ठीक है। कि भाई इसका मतलब है कि भाई आप ट्रेवर्स करते रहो जब तक आप लोकेशन टाइप वाले एच तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। और उसका जो मतलब इक्वल टू प्रॉपर्टी है वो यूनाइटेड स्टेट होनी चाहिए। सेम लिब्स इन वाला उसकी इक्वल टू प्रॉपर्टी यूरोप होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे मतलब वही सारी चीजें बता रहा है डिटेल में। हैज अ टिपिकल फॉर डिक्लेरेटिव क्यूरी लैंग्वेज डोंट नीड टू स्पेसिफाई सच एज एग्जीक्यूशन डिटेल्स, वही बात है, क्यूरी ऑप्टिमाइजर ऑटोमेटिकली चूजेस स्ट्रेटजी दैट इज प्रेडिक्टेड टू बी मोस्ट एफिशिएंट सो यू कैन गेट विद राइटिंग द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। वो ये कि भाई ये डेटाबेस एक बन गया है और क्यूरी लिख दी है, अब अंडर द हुड वो कैसे काम कर रही है ये डेटाबेस की, अब हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्यूरी लिखते हुए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो अंडर द हुड कैसे काम करेगी, जो कि खूबसूरती है डिक्लेरेटिव क्यूरी लैंग्वेजेस की, ठीक है। अब उसके बाद आपके अब हमारे पास आ जाता है ग्राफ क्यूरीज इन एसक्यूएल, ठीक है। Graph data can be represented in a relational database, but if we put graph data in relational structure, can we also query it using SQL? The answer is yes, but with some difficulty. ठीक है. In relational database, you usually know in advance which joins you need in your query. In graph query, ठीक है. In graph query, you traverse a variable number of the edges before you find the vertex you are looking for. That is the number of the joins इज नॉट फिक्स्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि भाई वो जो स्टार जीरो वाली बात कर रहे थे ना, तो उसमें यही है कि भाई ट्रेवर्स करते रहो मल्टीपल वर्टिसेस को अनटिल आपको जो कंडीशन है मैच नहीं होती, ठीक है। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में जब हम ज्वाइन लगाते हैं तो हमें वो प्री डिफाइन जो है ना वो करना होता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि स्टिल हम कर सकते हैं, जिसकी ना उसने एग्जांपल नीचे बताई हुई है, ठीक है। इसको हम क्विकली देख लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि भी एक रिकर्सिव उसके साथ ना हम ये कर लेंगे कि विद रिकर्सिव, ठीक है, इन यूएसए वर्टेक्स आईडी ये हो, उसके अंदर फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा के हम ज्वाइन लगाएं, ठीक है। और यूरोप में जो है वो वर्टेक्स आईडी ये हो, फिर सिलेक्ट लगा के हम उसमें से ज्वाइन लगाएं और यूनियन करें, और फिर बॉन्ड एंड जो है वो ये हो, इन सारी चीज़ों को मैच करके इवेंचुअली जो है ना हमें वो वाले बंदे निकालने हैं जो कॉमन हो गए यूरोप और यूएस में, ठीक है। और नहीं, ये माइग्रेटेड वाली है तो हमने वो वाले बंदे निकालने हैं जो यूएस में पैदा हुए थे लेकिन यूरोप चले गए, ठीक है। तो और ये रिकर्सिवली इस वजह से करना है कि हम उसको ट्रेवर्स करते रहें जब तक हमें वो मिल नहीं जाती चीज़, ठीक है। तो मतलब कहने का उसका जो पॉइंट उसने कहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स है, वो वही बता रहा है कि भाई वहाँ पे इतनी छोटी सी क्यूरी के साथ हो रहा है और यहाँ पे आपको उसके साथ करना पड़ रहा है, मतलब इतनी लंबी आपको क्यूरी लिखनी पड़ रही है, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे, फर्स्ट हैंड विद द वर्टेक्स whose name property has the value United States and make it the first element, ठीक है। Follow allow incoming within edges from the vertices in the set in USA and add them to the set सेम सेट, ठीक है। हाँ, ये सेट्स के साथ वो प्ले कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं ओवरऑल जो है ना वो यही बताने का उसका मकसद है, ये है कि रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ किया जा सकता है, लेकिन स्टिल वही बात है कि ये ऐसे ही है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस को भी एज अ रिलेशनल डेटाबेस, वो जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हैं वो भी डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में बनाए तो जा सकते हैं, मसला तो कोई नहीं है। लेकिन वो उसमें ऑप्टिमाइजेशन या उसकी क्यूरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैनुअल या हार्ज हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ तक साथ हैं आप लोग मेरे? ऑल गुड। दो ही वैसे लोग हैं लेकिन स्टिल ठीक है। ट्रिपल स्टोर एंड स्पार्क्यूल। ट्रिपल स्टोर मॉडल जो है ना वो
is equivalent to property graph model using different words to describe the same ideas. It is nevertheless worth discussing because there are various tools and languages for triple stores that can be valuable additions to your toolbox. In triple store, all information is stored to the form of very simple three-part statement सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वही वो क्लासिक जो हमें टेंसेस में भी चीज मिलती होती है, ये उसी तरह का है। फॉर एग्जांपल दे ट्रिपल जिम लाइक्स बनानास। ठीक है, सब्जेक्ट जिम इज सब्जेक्ट, लाइक इज प्रेडिकेट विच इज अ वर्ब एंड बनानास आर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रिपल स्टोर का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि a value in a primitive data type, ठीक है, such as string or a number. In that case, a predicate and object of the triple are equivalent to the keys and values of the properties on the subject vertices। ठीक है, जैसे लूसी एज 33। ठीक है, कि भाई लूसी की एज 33 है। Another vertex in the graph, in that case the predicate is an edge in the graph, the subject is the tail vertex एंड द ऑब्जेक्ट इज द हेड वर्टेक्स। ठीक है, ये वही बात है कि भाई मतलब मेरा ताल्लुक अगर लाहौर से है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट मैं हूँ, लाहौर ऑब्जेक्ट है, वर्ट जो वर्टेक्स है वो टेल हो जाएगा, जो जिसमें वो कि ताल्लुक या बिलोंग्स टू या लिव्स इन, वो वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और इसमें लूसी मैरिड टू एलन, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लूसी एंड एलन आर बोथ वर्टिसेस and the predicate married to his label of the edge that connects them। ठीक है, नीचे वही उसने वो सारी उसकी मजीद जो है वो डिटेल्स बताई हुई हैं, लेकिन ये एक ऐसा मतलब आइडिया है जो कि आपको हाई लेवल पे होना चाहिए कि दिस थिंग एग्जिस्ट। Semantic web. If you read more about triple stores, you may get sucked into maelstrom of some articles written about semantic web. The triple store data model is um, triple store data model is completely independent of the semantic web. For example, Datomic is a triple store that does not claim to have anything to do with it. But since the two are closely linked in many people's minds, we should discuss them briefly. The semantic web is fundamentally a simple and a reasonable idea. Websites already publish information as text and pictures for humans to read, so why don't they also publish information as a machine readable data for computers to read? The resource description framework। ठीक है, ये मतलब एक ऐसी चीज है जो कि 2000 मतलब सिमेंटिक वेब जो है ना, वो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको वो बता रहा है कि काफी ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है ट्रिपल स्टोर डाटा के साथ। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिकली हम सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बताएगा कि भाई was overhyped in early 20s but so far hasn't shown any sign of being realized in practice, which has made many people cynical about it. It has also suffered from dizzying plethora of acronyms, overly complex standard proposals, and hybrids. However, if you look past those failings, there are also a lot of good work that has come out of the semantic web project. Tipples can be good internal data model for applications even if you have no interest in publishing RDF data on the semantics। ठीक है, तो ओवरऑल इसका यही है कि ये जो RDF डाटा है ना, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, जिसमें आप मशीन रीडेबल डाटा जो है वो भी इंटरनेट पे ऐड करें, ताकि जो कि अभी आजकल दोबारा एक कॉन्सेप्ट फिर आ गया हुआ है, अ, जो कि एसईओ के बाद अभी वो जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन है थ्रू एलएलएम्स। ठीक है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, robot.txt फाइल में आप कुछ चेंजेस करते हैं, और उसके अलावा नहीं, robot.txt तो उनके लिए जो क्रॉलर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें एसईओ तो आपको सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज करने के लिए है आपकी वेबसाइट या वटेवर, लेकिन अभी आपकी जो वेबसाइट है उसको लेट्स सपोज अगर कोई आगे पूछता है कि भाई पाकिस्तान में बेस्ट फूड कौन सा है या लाहौर में बेस्ट फूड कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो भी पॉसिबल है और वो भी हो रही है। तो ये भी कुछ उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसने बताया है कि भाई ट्रिपल स्टोर और इसका कोई ताल्लुक नहीं है खास।
ठीक है। आरडीएफ डाटा मॉडल को वो एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे, जो कि आगे मैं बता देता हूँ। हाँ, ये वही है कि भाई अ, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि भाई देखने में वो लग रही है ट्रिपल स्टोर की तरह, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं स्पार्क्यूएल क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है। अब ये बी टेक्निकली, वेट अ सेकेंड, स्पार्क्यूएल कौन सी वाली क्यूरी लैंग्वेज है? हाँ ठीक है, इसको हाई लेवल पे ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं फाउंडेशन ऑफ डाटा लॉग, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Sparkle is a query language for triple stores using RDF data model. It is an acronym for Sparkle, ठीक है, प्रोटोकॉल एंड RDF query languages, ठीक है। The same query as before, finding people who have moved from the US to Europe, ठीक है। वो सेम क्यूरी जो है ना, वो बताएगा वो किस तरह से लिखेंगे। प्रीफिक्स हमने दिया, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट पर्सन नेम, वेयर पर्सन नेम इज इक्वल टू वही नेम डॉट पर्सन नेम। बॉर्न इन जो है वो विद इन यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए, लिव्स इन विद इन जो है वो यूरोप होना चाहिए। अगेन वही डेक्लेरेटिव क्यूरी लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसका सिंटैक्स जो है ना वो डिफरेंट है, because RDF doesn't distinguish between properties and edges but just uses predicates for both। ठीक है, कि भाई RDF के केस में उसे फर्क नहीं पड़ता कि भाई प्रॉपर्टीज हैं या एजेस हैं, उसको सिर्फ प्रेडिकेट से फर्क पड़ता है कि मुझे बताओ क्या ढूंढ के लाना है। ठीक है, तो प्रेडिकेट उसके केस में विद इन। ठीक है, Pascal is a nice query language. Even if the semantic web have never happens, it can be a powerful tool for applications to use internally. लेकिन still it isn't used that much। ठीक है, ये कुछ ग्राफ डेटाबेसेस कंपेयर टू नेटवर्क मॉडल है, इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी ज़्यादा खास डिटेल नहीं है इसमें मेरी नज़र में। ठीक है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ साइड नोट। ठीक है, अब हम चलते हैं डाटा लॉग पर, द फाउंडेशन ऑफ डाटा लॉग। ठीक है जी। वेट अ सेकेंड। ठीक है। अच्छा, Datalog is much older language than Sparkle or Cypher, have been studied extensively by academics. It is less known among software engineers, but it is nevertheless important because it provides the foundation that later query languages build upon. In practice, Datalog is used in few data systems. For example, it is a query language of Datomics, Cascalog and Datalog implementation for querying large datasets in Hadoop। ठीक है, Hadoop अगर आप में से किसी को नहीं आइडिया तो ये बिग डाटा के लिए यूज होती है एक टर्म। ठीक है, जिसको हम क्विकली चेक भी कर लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में इतनी ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो डाटा इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो है ना वो होगा। ठीक है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग मैसिव डाटा। ठीक है, जो कि बिग डाटा के लिए है। ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, मैप रेड्यूस का कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज होता है। येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर है। ठीक है, हडूप का मैनेज बेसिकली करता ये है कि आपका जो लार्ज डाटा है उसको चंक्स में किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं, वो का वाला काम आसान कर देता है। और लार्ज डाटा से मुराद यहाँ पे बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ रोज और मे बी डॉक्यूमेंट्स और वटेवर। ठीक है, तो ये डाटा इंजीनियरिंग जो है वो, अच्छा पाया था भी, डाटा इंजीनियरिंग जो है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंटली, क्योंकि सब जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो हाइप है वो एआई की है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना तो एआई की फाउंडेशन डाटा है। ठीक है, जितना ज़्यादा डाटा बेहतर होगा उतना ज़्यादा एआई की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ठीक है, और अभी मैं मतलब देख भी रहा था अभी भी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है ना, जिसमें जो भी करंटली चल रहा है वो एआई के लिए जो डाटा है उसको स्टोर करने से रिलेटेड डेटाबेसेस है। ठीक है, अब जो करंटली डेटाबेसेस अवेलेबल है ना वो एआई की
क्यूरी के लिए इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। उसमें जो रैक का कॉन्सेप्ट है वो भी स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर कर देता है, लेकिन एक्चुअल में जिस तरह से एक क्यूरी एग्जैक्टली मैच होती है उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने साइड रिसर्च की थी एक, जो मेरे पास शायद पड़ी होगी, लेकिन उसमें वही था कि भाई ये वन ऑफ द चैलेंजेस है जिस पे अभी काम कर रही है दुनिया। तो इसी तरह से ये जो डाटा वाली चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि मेजरली जो कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, तो वो प्रॉपर उनकी डाटा टीम होती है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है और डाटा से फिर एनालिटिक्स जनरेट करते हैं वो, जिससे वो बिजनेस देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है और उसकी बेस पे आगे के डिसीजंस लेते हैं। और इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यही के लिए, क्योंकि अब होगा क्या कि जो आपकी कंपनी का डाटा है वो सारे का सारा प्रोसेस होके किसी ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दे सकें, या फिर आप क्या नाम है उस डाटा की बेस पे, ठीक है, कोई भी अपना टास्क जो है वो एआई से परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट उसके पास हो कि भाई किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली फिर डाटा साइंस की तो सारी फील्ड ही है ही डाटा पे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहिए, ये हडूप और जितने भी डाटा इंजीनियरिंग के टूल्स हैं इनका क्या काम है और ये कैसे करते हैं, ये वन ऑफ मेरे बैकलॉग में चीज़ है, इसको कभी टाइम मिला तो पढ़ेंगे। बल्कि अब इसके आगे चैप्टर में जो है ना, पे मैं जो पढ़ रहा हूँ तीसरे या चौथे चैप्टर में, वो ओ एल टी ए पी और नहीं, ये इकट्ठे ही बोल दिया मैंने। आ, भूल गया हूँ मैं, वट एक मिनट, क्या टर्म होती है वो डेटाबेसिस के लिए। ओ, हाँ, यस यस यस, ओ एल ए पी और एल टी पी, जो कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग एंड एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो वो आके वो बताएगा उसमें कि उसकी फाउंडेशन क्या है और वो उसकी क्या ज़रूरत है। ये तो उसमें भी थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। खैर, coming back to our stuff, which is data log model. Data log's data model is similar to the triple store model, generalized a bit. Instead of writing a triple store, we write is at a predicate. ठीक है, मतलब वही चीज़ वही है, लेकिन बस थोड़ी सी डिफरेंस यही है कि भाई प्रेडिकेट बाहर आ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ना वो अंदर आ गए। ठीक है, नाउ दैट यू हैव डिफाइंड द डाटा, वी कैन राइट द सेम क्यूरी एज बिफोर, जो हमने पीछे देखी है वो सेम क्यूरी को जो है ना वो लेके चल रहा है। ठीक है, विद रिकर्सिव लोकेशन नेम। ठीक है, नेम एंड लोकेशन, रूल नंबर वन, रूल्स डिफाइन कर दिए हमने। ठीक है, रूल नंबर टू जो है वो हाँ, विद इन रिकर्सिव, वही विद इन वाला पैरामीटर है। और रूल नंबर थ्री जो है ना, माइग्रेटेड का उसने वर्ड यूज़ किया है जिसमें नेम है, बॉर्न इन है और लिविंग इन है। ठीक है, तो इवेंचुअली उसमें बताएगा कि माइग्रेटेड हु यूनाइटेड स्टेट्स टू यूरोप। ठीक है, तो काम ये क्यूरी वही कर रही है, लेकिन ये स्पार्क्सक्यूएल से काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली आसान। ठीक है, जो कि आपको बिग डाटा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। साइफर एंड स्पार्कल jump in right away with select, but data log takes a small step at a time. We define rules that tell the database about how new predicates that tell the database about new predicates. Here we define two new predicates within recursive and migrated. ठीक है, पहले हमने ये define किए हैं। उसके बाद these predicates aren't the triple stores in the database, but instead they are derived from the data फ्रॉम दी अदर टूल्स। ठीक है, कि भाई ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम डेटाबेस में नई कोई चीज़ स्टोर करवा रहे हैं, बल्कि ये जो करंट हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसी से डिराइव्ड बेसिकली है रूल्स। ठीक है, रूल्स कैन रेफर टू द अदर रूल्स जस्ट लाइक फंक्शंस कैन कॉल अदर फंक्शंस और रिकर्सिवली कॉल themselves। ठीक है, लाइक दिस कॉम्प्लेक्स क्यूरीज कैन बी बिल्ट अप अ स्मॉल पीस एट अ टाइम। ठीक है, तो इसमें अभी वो एक्सप्लेन करेगा। Um, a rule applies if the system can find a match for all the predicates on the right hand side of the operator. When the rule applies, it's to the left hand side of the operators. ठीक है, one possible way of applying the rule is name exists in the database, so rule one applies, it generates within recursive rule। ठीक है, ये बेसिकली वो सारी उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं डेटा लॉग की। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इन डेप्थ में इसको आप पढ़िए, क्योंकि ये थोड़ा सा वो
लॉजिकल चीज़ आ जाती है कि इसको आपको मैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं बस मुख्य चैप्टर। वेरी नाइस। ठीक है। हाँ, तो यही है हाई लेवल में आइडिया, यही है तीनों में। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात जो है कि भाई एक ही एग्जांपल को उसने देखे कितने तीन चार डिफरेंट क्यूरी लैंग्वेजेस पे उसने मैप किया है। तो हमें अब कितना मतलब हाई लेवल आइडिया हो गया कि भाई किस तरह से ये सारी चीजें मतलब डिफरेंस है इनमें। और सेम क्यूरी को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में किस तरह से कर सकते हैं और उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स और वो सारी चीजें। ओवरऑल समरी जो है ना वो इसकी यही थी कि भाई डाटा मॉडल्स आर ह्यूज सब्जेक्ट। ठीक है। उसमें हमने we saw historically data stored out being represented as one big tree। the hierarchical मॉडल था पहले। ठीक है, लेकिन वो सही नहीं चल रहा था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के लिए, फिर रिलेशनल मॉडल आ गया। ठीक है, डेवलपर्स ने फाउंड सम एप्लीकेशन डोंट फिट वेल विद इन रिलेशनल मॉडल, तो उन्होंने नॉन रिलेशनल निकाल दिया। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस भी हैं, उसमें फिर ग्राफ डेटाबेसेस आ जाती हैं। अब ऑल थ्री मॉडल्स जो है ना are widely used today, and each is good in its respective domain. One model can be emulated in terms of another model. For example, graph data can be represented in relational databases, but the result is often awkward। ठीक है, वही बात है कि कर सकते हैं हम एक दूसरे में क्रॉस, लेकिन वो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और फिर उसको जो एक्सेस करना है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, one thing that document and graph database have in common is that they typically don't enforce a schema, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। they store which can make it easier to adopt applications to changing requirements। However, your application most likely still assume that the data has a certain structure। It's just a question of whether the schema is explicit enforced on write or implicit handled on read। ठीक है, कि भाई ये हमारे पास कंट्रोल है, ये डेटाबेस पे के पास कंट्रोल है। Each data model comes with an within with its in o- with its own query language or framework, as we discussed वो सारे हमने देख लिए हैं। Searches working with genome data often need to perform sequence similarity searches। ये वो मैं बात कर रहा हूँ sequence similarity searches। अब ये एक ही भी जो मेन चीज़ है ना वो यही है, which means taking one very long string representing a DNA module and matching it against a large dataset of strings that are similar but not identical. None of the databases described here can handle this kind of usage, which is why researchers have written specialist genome databases software like GenBank। अच्छा, इसके हम नोट को देखते हैं। GenBank किधर है? GenBank कौन सा था ये? नंबर क्या था? 48। 48। अच्छा, ये भी एक चीज़ है, जब आप खुद से पढ़ेंगे ना तो उसमें ये जो साइड नोट्स होते हैं ना वो भी आपको काफ़ी आइडिया दे देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इसका क्या है? दिस कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस दैट कंटेन्स पब्लिकली अवेलेबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर मोर देन named organism obtained primarily through submissions from the individual laboratories and batch submissions from the large datasets। Most submissions are made using the web। Daily data exchange of the ठीक है। ठीक है, मतलब जितना भी बायोलॉजिकल डाटा है ना उसको स्टोर करने के लिए ये है। ठीक है, जेन बैंक जो कि टेक्निकली एक वो कलेक्शन ऑफ डाटा है। ठीक है, उसमें वो बता क्या रहा है ये देख लेते हैं दोबारा। Particle physics have been doing big data style large scale data analysis for decades, and projects like the Large Harden and now work with hundreds of petabytes at such scale. Custom solutions are required to stop the hardware cost from spiraling out of control। ठीक है, full text search is arguably a kind of data model that is frequently used alongside database information retrieval as largest specialist as large specialist subjects that we won't cover in the great detail in this book, but we will touch in search indexes in chapter 3।
ठीक है, इसमें वही वो आपके पास ये बता रहा है कि भाई फुल टेक्स्ट सर्च जो है ना वो अलॉन्ग विद डेटाबेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम डिटेल में जो है ना वैसे इस बुक में तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन इसमें आपके पास वही वही इलास्टिक सर्च का टॉपिक आ जाता है, या डिफरेंट जो आपको सर्चेस मिलती हैं जो कि ऑलरेडी आपके डेटाबेस पे थोड़ी एक एडवांस लेयर ऐड कर दी देती हैं, जिससे आपकी क्यूरी या सर्च जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। So that's all from this. Now we will continue from chapter 3 next week. ठीक है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल काफ़ी मज़े का है ये भी, एंड आई थिंक मेरा भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट या वी विल हैव इनफ टू स्टार्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मैं इसको कंप्लीट भी कर लूँगा। सो वी आर गुड। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, एल्सवाइज वी कैन रैप अप। हाँ, मैंने भी ग्राफ डेटाबेसेस के साथ काम तो नहीं किया, मतलब फर्स्टली आई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय समवन आई थिंक, किसी डिस्कशन में ही सुना था, लेकिन बेसिकली खुद से डायरेक्टली जो काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन विजुअलाइजेशन में हाँ ऑब्वियसली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट, मतलब कॉम्प्लेक्स उस तरह से नज़र आएगा हमें देखने में, लेकिन अगर आपने वो देखा हो ना नोड्स का कॉन्सेप्ट, जो कि मतलब मैं हाँ दिखाता हूँ, अगर हम डेव वीकेंड्स की वेबसाइट पे जाए ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने वो ग्राफ बनाया हुआ है, तो उसको जो है ना वो मैं इस तरह से ही देखता हूँ, जो कि हमारी शायद अबाउट वाले में हो, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, I don't know, I think we have removed that, did we? टीम्स का मेरा ख्याल है वो रिमूव हो गया, प्रोजेक्ट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन वो आपको आइडिया हो गया होगा, मतलब उसमें आप जूम करते हैं तो वो नोड्स कनेक्टेड थी, वो टेक्निकली वो एक सॉर्ट ऑफ ग्राफ डेटाबेस है। ठीक है, अब ऑब्वियसली विजुअल रिप्रेजेंटेशन में वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो एक्चुअल में होगा, लेकिन या दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी स्टडीड। एनीथिंग एल्स गाइस, और शुड वी रैप अप? Cool, I think we are good. So let's wrap this up. See you guys next week, inshallah. Allah Hafiz.